हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक क्लोज टेस्ट किया था और एक कॉम्प्रिहेंशन का क्लास किया था। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास में एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 में अभी पूछा गया है, और एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि कैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, कैसे हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व करें। आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन जो पीछे हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक क्लोज टेस्ट है। ये सीजीएल टीयर 2 में 2023 में आया है, और इसी तरीके से हमारा इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे जो भी वो वाला जो पैसेज है वो भी एसएससी सीजीएल 2023 में टीयर 2 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं और उसके बाद इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या बेस्ट ऑप्शन है उसको भरते हैं। ठीक है, चलिए। द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट डैश सिविल सोसाइटी। तो ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है इस फ्रेज में, इस क्लोज टेस्ट में। द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल मतलब गैर सरकारी, जो गैर सरकारी और या नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो गैर लाभकारी होते हैं, जो लाभ नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। जो गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल या गैर लाभकारी जो फ्रेज है वो मुख्यतः यूज किया जाता है किसको रिफर करने के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रिफर करने के लिए दैट डैश सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी के। अब हमको यहाँ पर भरना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है कि क्या बेस्ट होगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो एक है कंप्राइजेज, एक है कंप्राइजिंग, एक है कंप्राइज्ड और एक है कंप्राइज। ठीक है, तो पहली बात तो कंप्राइज का या कंप्राइजेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंक्लूड करना। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूड। इसको हिंदी में क्या से बोलेंगे, शामिल करना। किसी चीज को इंक्लूड करना या किसी चीज को शामिल करना का मतलब होता है कंप्राइज। तो जो फ्रेज है जो गैर सरकारी और गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज को रिफर किया जाता है जो जिनमें क्या हो, जिनके अंदर सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का मतलब नागरिक समाज, ऐसे नागरिक समाज इसके अंदर इंक्लूड होते हो। तो अब यहां लिखा हुआ है रिफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस है, प्लूरल है। तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर कंप्राइजेज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, कंप्राइज। तो रिफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंप्राइज सिविल सोसाइटी, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज इंक्लूड करते हैं, शामिल होते हैं। सिविल सोसाइटी तो आप समझते हैं ना, जो लोगों के भले के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम एक भारत का प्रसिद्ध सिविल सोसाइटी है वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, या एड्स सोसाइटी। तो ऐसे जो सामाजिक नागरिक सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी। चलिए, इन जनरल सच ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द डैश दैट दे ऑपरेट फॉर रीजंस अदर देन द फाइनेंशियल गेन। तो यह क्या कहना चाह रहे हैं कि सामान्यतः ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। डिस्टिंग्विश का मतलब कि जिनको अलग किया जाता है, जिनके अंदर अंतर दिखाया जाता है, बाय द डैश दैट दे ऑपरेट फॉर रीजंस अदर देन फाइनेंशियल गेन, जो कि फाइनेंशियल गेन यानी कि आर्थिक गेन के कारणों के अलावा जो ऑपरेट करते हैं उससे इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, फैक्ट, वैल्यू, क्लू और लाई। तो फैक्ट का मतलब हो गया तथ्य, ठीक है, वैल्यू का मतलब हो गया मूल्य, क्लू का मतलब हो गया सुराग, और लाई का मतलब क्या हो गया, झूठ।
तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सामान्यतः ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को के अंदर अंतर दिखाया जाता है, या ऐसे सामान्यतः ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंतर होता है बाय द फैक्ट, ऐसे तथ्यों द्वारा जिनके द्वारा वो ऑपरेट करते हैं, अदर देन फाइनेंशियल गेन। मतलब वो जो आर्थिक गेन है, उनको आर्थिक लाभ हो रहा है, उस कारणों के अलावा कारणों से जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करते हैं उससे अंतर दिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, बाय द फैक्ट दैट दे ऑपरेट फॉर रीजंस, ऐसे तथ्यों द्वारा जो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेज इंडिकेट दैट एनजीओज हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक डैश which can make them a useful proxy for the concerns of society and stakeholders। ये कहते हैं कि ऐसे सर्वे मतलब ऐसे सर्वेक्षण ये बताते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी कि जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन होते हैं, हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक डैश, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा पब्लिक का क्या होता है, विश्वास होता है। ठीक है, which can make them a useful proxy for the concerns of society and stakeholders, जो कि उन्हें बहुत यूजफुल, प्रॉक्सी मतलब प्रतिनिधि, उनको बहुत यूजफुल प्रतिनिधि बना सकते हैं, किसके लिए, सोसाइटी और स्टेक होल्डर के कंसर्न्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कि सर्वे इंडिकेट करते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर एक बहुत हाई डिग्री का पब्लिक विश्वास होता है। तो तीसरे क्वेश्चन में थॉट है, ट्रस्ट है, बिलीफ है और आइडिया है। थॉट मतलब हो गया विचार, आइडिया का मतलब भी विचार हो गया। अब यहाँ आती है बात ट्रस्ट और बिलीफ की। ट्रस्ट और बिलीफ दोनों का मतलब क्या होता है, विश्वास। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ये देखना है कि मुझे ट्रस्ट यूज करना है या बिलीफ। तो अगर आपको ट्रस्ट यूज करना है या बिलीफ यूज करना है, और दोनों का मतलब होता है विश्वास, तो इसके लिए आपको इन दोनों के अंदर अंतर मालूम होना चाहिए। तो ट्रस्ट जो है उसमें और बिलीफ में अंतर ये होता है कि ट्रस्ट जो है वो किसी एक जनरल कॉज के लिए किया जाता है या वाइड कॉज के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी से कहेंगे आई ट्रस्ट मी, आई एम ऑनेस्ट, कि मेरे पर विश्वास करो, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, तो जब कोई जनरल कॉज होता है उसके लिए ट्रस्ट का यूज करते हैं। और बिलीफ का यूज कब करते हैं, बिलीफ का यूज करते हैं जब आपको किसी इंडिविजुअल चीज के बारे में विश्वास दिलाना हो। ये तो हो गया जनरल, ठीक है, ये तो हो गया जनरल कॉज। लेकिन बिलीफ में जनरल नहीं होता है, इंडिविजुअल होता है। जैसे आप किसी से क्या कहेंगे कि बिलीव मी आई हैव नॉट टेकन योर फोन, मेरा विश्वास करो मैंने तुम्हारा फोन नहीं लिया है। तो ये जो इंडिविजुअल चीज है, मैंने फोन उठाने की या फोन लेने का जो इंस्टेंस है, उसके बारे में जब बात हो रही है तो बात हो रही है बिलीव की या बिलीफ की। और जब ये किसी जनरल चीज की बात हो रही है, मैं कि विश्वास करो मैं ईमानदार हूँ, मतलब मैं हर चीज में ईमानदार हूँ। तो जब जनरल कॉज की बात होती है तो हम बात करते हैं ट्रस्ट की। तो यहाँ क्या आएगा, सर्वेक्षण इस बात को बताते हैं कि जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं उनके अंदर पब्लिक का एक हाई डिग्री ऑफ पब्लिक का एक अधिक मात्रा में क्या होता है, ट्रस्ट होता है। मतलब जो पब्लिक होती है वो एनजीओ के ऊपर हर एक जनरल कॉज में, यानी हर चीज में वो क्या करती है, ट्रस्ट करती है। बिलीफ अगर हम यहाँ लिए मतलब किसी एक चीज में बिलीव करती है, नहीं, जो जनरल पब्लिक होती है उसके अंदर एक हाई डिग्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होता है, किसके ऊपर, एनजीओ के ऊपर। तो यहाँ क्या आएगा, आंसर क्या होगा इसका, थर्ड का ट्रस्ट। ठीक, which can make them a useful proxy for the concerns of society and stakeholder, जो कि उन्हें एक उपयोगी प्रतिनिधि बना सकती है स्टेक होल्डर मतलब हितैषी और जो सोसाइटी के कंसर्न्स हैं, ठीक है, जो कारण है उनके एक उपयोगी हितैषी बना सकती है। ठीक,
NGOs range from small pressure group on specific environmental concerns or human rights dash to educational charities, women's refugees, cultural associations, religious organizations, legal foundations, humanitarian assistance programs and the list could go on. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं, NGOs होते हैं, वो छोटे दबाव ग्रुप होते हैं जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। वहाँ से जो छोटे दबाव के जो ग्रुप होते हैं जो कि किसी विशेषतया किसी इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात कर रहे हों, ठीक है, पर्यावरण जो चिंता है उसके बारे में बात कर रहे हों, या ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार डैश के बारे। मानवाधिकार का क्या होता है? मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में बात करते हैं वो, ठीक है। तो हमें हिंदी से बात तो समझ में आ गई कि यहाँ बात किसकी हो रही है? स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंसर्न की, पर्यावरण से रिलेटेड चिंता की, और ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो रही है। तो मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो रही है तो फोर्थ में क्या आएगा? इवेल्युएशन का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का भेदभाव करना, ठीक है। प्रोहिबिशंस का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, और वायलेशंस का मतलब क्या होता है? वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। तो यहां क्या आएगा? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ठीक है। ह्यूमन राइट वायलेशंस टू एजुकेशनल चैरिटीज, जो शैक्षिक दान लोग करते हैं उससे, वुमेन्स रिफ्यूजीज जो महिला जो शरणार्थी हैं, कल्चरल एसोसिएशंस सांस्कृतिक जो एसोसिएशंस है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो धार्मिक संगठन है, लीगल फाउंडेशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स एंड द लिस्ट कुड गो ऑन। और ये लिस्ट जो है ये आगे जा सकती है। यानी कि जो एनजीओज होते हैं वो स्मॉल प्रेशर ग्रुप होते हैं जो कि छोटे पर्यावरण से रिलेटेड कंसर्न्स को शो करते हैं, या ह्यूमन राइट वायलेशंस को शो करते हैं, या एजुकेशनल चैरिटीज़ होती हैं, या वुमेन रिफ्यूजीज होती हैं, या कल्चरल एसोसिएशंस होते हैं, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या लीगल फाउंडेशंस होते हैं, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं, और ये लिस्ट आगे बढ़ सकती है। टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब इन छोटे ग्रुप से लेके इन कुछ बड़े वैश्विक संगठनों तक विद हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस और मेंबर्स अराउंड द वर्ल्ड। इन छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके, जिनकी लिस्ट बहुत आगे जा सकती है, से लेकर बड़े वैश्विक संगठनों तक जिनके अंदर सैकड़ों या हजारों जिनकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, या उनके हजारों या सैकड़ों मेंबर्स फैले होते हैं विश्व भर में, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, और ये हमने इस क्लोज टेस्ट के जो CGL 2023 में पूछे गए थे उसके ये चारों क्वेश्चन कर लिए। पहले का आंसर है कंप्राइज, दूसरे का आंसर है फैक्ट, तीसरे का आंसर है ट्रस्ट, और चौथे का आंसर है वायलेशंस। और इसमें हमने क्या किया कि ट्रस्ट और बिलीफ में ये जो अंतर था ये भी समझ लिया, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट में आपको देता हूँ। ये एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था सेम एग्ज़ाम में, Tier 2 CGL 2023 में। इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम तुरंत पैसेज पे आ जाएंगे, जिससे हमें एक आइडिया रहेगा पैसेज पढ़ते टाइम कि क्वेश्चंस में जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे वो क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, और जहाँ जहाँ वो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें पूछी गई क्वेश्चंस में, उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ।
चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूजेस टू ईट? आइंस्टीन ने खाना खाने से मना क्यों कर दिया? तो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, तब हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि आइंस्टीन ने खाना खाने से मना क्यों कर दिया। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ये तो जब हम लोग पूरा ये पैसेज पढ़ लेंगे तभी हम उसका एक टाइटल निकाल सकते हैं, या हम लोग एक इसका टाइटल क्या हो सकता है हम तभी जान सकते हैं जब हम पूरा पैसेज पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम? ठीक है, इसका केंद्रीय थीम क्या है इस पैसेज की? ये भी हम तभी जान पाएंगे जब हम पूरा पैसेज पढ़ें। ठीक है, उसके बाद क्या कहना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेट फ्रॉम द पैसेज। चलिए, ये हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए और ये पैसेज जैसे मैंने बताया कि 2023 में सीजीएल में पूछा गया है। तो पहले हम इस पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, जितनी भी मुझे हिंदी थोड़ा बहुत आती है, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ के खुद को समझना तो आसान होता है, बट इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में पूरा बताना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा मतलब हिंदी के टच में आप काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। चलिए, तो ये कहते हैं द सेज ऑफ साइंस आइंस्टीन वॉज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड वन इवनिंग। तो सेज ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है कि साइंस का ज्ञाता, साइंस का ज्ञाता, विजडम जिसको होता है, मतलब साइंस का मतलब वैज्ञानिक का ज्ञाता। आइंस्टीन, आइंस्टीन हमें मालूम है बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे। तो जो साइंस का ज्ञाता आइंस्टीन है वो एक डिप्रेसिव मतलब कि एक अवसाद भरे मूड में, डिप्रेशन के मूड में, अवसाद भरे मूड में, और पेंसिव मूड में। पेंसिव मूड मतलब हम लोगों ने उस दिन इस वर्ड को वोकैबुलरी में भी देखा था, पेंसिव को। ठीक है, पेंसिव का मतलब होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा आदमी ध्यान मग्न होता है, ठीक है, किसी चीज़ में बहुत गंभीरता से संलग्न होता है, उसको हम बोलते हैं पेंसिव मूड। तो जो साइंस का जो ज्ञाता था, विज्ञान का जो ज्ञाता था आइंस्टीन, वो एक बहुत ही अवसाद और ध्यान मग्न मूड में एक शाम को बैठा हुआ था। His eyes were brimming with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। Brimming मतलब भरा होना। The pain was evident on his face. जो दर्द था वो उसके चेहरे पे झलक रहा था। Evident मतलब झलकना। तो जो दर्द था वो उसके चेहरे पे झलक रहा था। He peeped out of the window of his room. उसने अपने रूम से झांका। Peeped out of the window मतलब खिड़की से बाहर झांका। ठीक है, The sun had set a few minutes back. जो सूर्य है वो कुछ समय पहले ही अस्त हुआ था। तो अब हमने यहाँ देखा सेट, तो हमें याद आ गया कि अभी तो हमने नीचे एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें वो पूछ रहे हैं कि एंटोनिम क्या होता है सेट का। ठीक है, देखिए, तो सेट का मतलब होता है अस्त होना, सूर्य के अस्त होने की बात हो रही है। तो स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, गेटअप मतलब होता है सुबह उठना या उठना, और राइज मतलब होता है उगना। तो एंटोनिम का मतलब हमें उसका जो क्या बोलते हैं उसको विरोधी, मतलब उसका जो उल्टा होता है वर्ड का, वो बताना है। तो सेट मतलब होता है अस्त होना और राइज मतलब होता है उगना। तो फोर्थ का आंसर हमें तुरंत मिल गया, थर्ड हो गया। ठीक है, लेवल मतलब होता है तल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, स्टैंड भी नहीं है, गेटअप भी नहीं है, लेवल भी नहीं है, तो हुआ क्या, राइज। राइज मतलब उगना। तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स बैक। जो सूर्य है वो कुछ मिनट पहले ही अस्त हुआ था। द स्काई वॉज फिल्ड विद अ रेडिश ग्लो। जो आसमान था वो एक रेडिश ग्लो, ग्लो मतलब क्या होता है, रेडिश ग्लो मतलब लाल रंग का ग्लो, यानी कि लालिमा जिसको हम बोलते हैं, सूर्य की लालिमा। ठीक है, तो जो सूर्य है वो जो आकाश है वो रेडिश ग्लो यानी लालिमा से भरा हुआ था। एट दिस सनसेट, इस सूर्यास्त पर, ही फेल्ट उसने सोचा, दैट इट वाज ह्यूमैनिटी ये मानवता थी,
that had sunk into devilish darkness। ठीक है, ये मानवता थी जो कि डेविल मतलब जो दानव, जो दानवी अंधेरा था, उसके अंदर मानवता हैड संक, डूब चुकी थी। ठीक, मतलब इस जैसे जैसे वो सूर्य अस्त हो रहा था या डूब रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे मानवता किसी दानवी डार्कनेस में, दानवी अंधेरे में मानवता डूब रही थी। एंड द रेडिश ग्लो इन द स्काई वॉज द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी स्पिलिंग ऑल ओवर द स्काई फ्रॉम द अर्थ। और ये जो लालिमा थी सूर्य की, वो क्या थी? वो एक ब्लड थी, यानी रक्त था, किसका? मानवता का रक्त जैसा लग रही थी, जो कि स्पिलिंग ऑल ओवर द स्काई फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से मतलब पृथ्वी से पूरे आसमान पर फैल रही थी। ठीक है, तो इस जो जैसे जैसे वो सूर्य डूब रहा था, उसको ऐसा लगा कि मानवता डूब रही थी दानवी अंधकार में, और जो लालिमा थी वो ऐसी लग रही थी जैसे वो मानवता का रक्त हो, जो कि आकाश में पृथ्वी से फैल रहा हो। ठीक, विद टायर्ड स्टेप्स, थके हुए स्टेप से, कदमों से, ही वॉक्ड बैक टू हिज चेयर एंड सेटल डाउन। वो अपनी चेयर पर वापस गया और बैठ गया। इट वॉज द 9th of August 1945। ये 9 अगस्त 1945 की बात है। 3 days बैक, 3 दिन पहले, he had felt the same agony। 3 दिन पहले उसको इसी तरीके का दुख का अनुभव हुआ था, as if someone had torn him apart, जैसे कि किसी ने उसको भागों में विभाजित कर दिया हो, उसको फाड़ दिया हो। He was deeply hurt, वो अंदर से बुरी तरीके से घायल हो चुका था। एंड डिप्रेस्ड, और अवसादग्रस्त था। When he heard on the radio, जब उसने रेडियो पे ये सुना, that America had dropped an atom bomb on the Japanese city। जब उसको ये लगा या सुनाई पड़ा, उसने रेडियो पे उसको ये सुनाई पड़ा कि अमेरिका ने जापानीज सिटी हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिरा दिया है। ठीक है, या परमाणु विस्फोट कर दिया है। टुडे, आज, विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर, another bomb was dropped, एक और बम गिराया गया, on another city, नागासाकी, एक अन्य शहर नागासाकी पे, and lakhs of people had been killed, और लाखों लोग जिसमें मारे गए। ठीक, he had heard, उसने सुना था, that the blast released so much energy, that जो विस्फोट हुआ था उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली, that it had paled all past destructions। पेल्ड का मतलब होता है फीका करना, कि उसने जो भी पुराने, यानी कि पास्ट मतलब भूतकाल में, पास्ट में जितने भी विनाश हुए थे उन सबको फीका कर दिया। उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली थी, किसमें से? ब्लास्ट में से। इन कंपैरिजन, तुलना, किसकी तुलना में? जो पुराने विनाश हुए थे उनकी तुलना में उसमें इतनी एनर्जी निकली, उसने पुराने जितने भी डिस्ट्रक्शंस हुए थे, विनाश हुए थे, उनको फीका कर दिया। एंड डेथ हैड प्लेड आउट अ पिटिएबल डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जो मौत थी उसने, पिटिएबल मतलब दयनीय, पिटी का मतलब दयनीय, तो पिटिएबल का मतलब दयनीय डांस ऑफ विनाश का जो दयनीय नाच था वो हो रहा था। जो 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 मृत्यु थी, मौत ने विनाश का दयनीय नाच नचा था। ठीक है, द फ्लेम्स दैट ब्रोक आउट ऑफ द बॉम्ब, जो बॉम्ब की जो लपटें बाहर निकली, वर बर्निंग, मेल्टिंग एंड एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग्स। वो जला रही थी, मेल्ट कर रही थी यानी पिघला रही थी, और विस्फोट कर रही थी, किनको? बिल्डिंग्स को। स्केयर्ड ऑफ द हीट ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब की जो गर्मी है उससे डर के, स्केयर मतलब डरना, बॉम्ब की गर्मी से डर के, पीपल हैड जम्प्ड इनटू लेक्स एंड रिवर्स, लोग जो है नदियों में और झीलों में कूद रहे थे। बट द वाटर वॉज बॉइलिंग, लेकिन जो पानी था वो उबल रहा था। यानी कि लोग तो गर्मी से, बॉम्ब की गर्मी से
डर के नदियों में और झीलों में कूद रहे थे, लेकिन वहां का पानी भी उबल रहा था, बट द वाटर वॉज बॉइलिंग एंड द पीपल टू वर बर्न, और लोग भी जल गए एंड किल्ड, और मारे गए। द एनिमल्स इन द वाटर वर ऑलरेडी बॉइल्ड टू डेथ, जो जानवर थे पानी में वो ऑलरेडी उबल के मर गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा पानी उबल रहा था। ठीक है, एनिमल्स, पेड़, एनिमल्स जानवर, पेड़, जड़ी बूटी हर्ब्स और फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, और ऐसे पौधे जिनके अंदर खुशबू आती थी, ऐसे फूल और पौधे जिनके अंदर खुशबू आती थी, were all turned into ashes, वो सब किसमें बदल गए थे? ashes, मतलब राख में बदल चुके थे। The atomic energy destruction had just not stopped there, जो परमाणु की जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, उसका जो विनाश था वो यही खत्म नहीं हुआ। It had entered the atmosphere there, वो वहाँ के वातावरण के अंदर भी चला गया। And had spread radiation that would affect people for generations to come। ठीक है, और उसका जो रेडिएशन था, रेडिएशन मतलब विकिरण, उसका जो विकिरण था परमाणु की जो एनर्जी थी उसका, वो जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, यानी जो पीढ़ी आगे आने वाली, उसको भी अफेक्ट करेगा। एंड वुड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज इन एनिमल एंड प्लांट, और जो उसका विनाश था वो इरिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको पलटा नहीं जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, और जो उसका जो विकिरण था, वो जो एनिमल और प्लांट के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंज हो रहे थे या होंगे, उसको रिवर्स नहीं कर सकता था। ठीक है, एज द न्यूज ऑफ द एटॉमिक बम रीच्ड आइंस्टीन, जो परमाणु बम के अटैक की जो न्यूज थी जब आइंस्टीन को मिली, एंड ही बिकेम अवेयर ऑफ द ग्लेयरिंग हॉरर ऑफ द अब्यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, और जब उसको मालूम पड़ा उस परमाणु ऊर्जा का हॉरर, ठीक है, उसके बड़े डर के बारे में, विनाशकारी डर के बारे में, और एब्यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा के दुरुपयोग के बारे में जब उसको मालूम पड़ा, जब उसको जानकारी हुई, he became aware of his distress and restlessness knew no bounds। ठीक है, उसका जो तनाव था और उसकी जो रेस्टलेसनेस थी, जो वो असहज हो गया था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। knew no bounds। He could not control himself, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। And picked up his violin to turn his mind onto other things, तो उसने अपना वायलिन लिया और अपना माइंड जो है दूसरी तरफ बटाने के लिए उसने अपना वायलिन लिया। ठीक, while playing the violin, वायलिन बजाते हुए, he tried to dissolve his distress in its sad notes, उसने अपनी जो डिस्ट्रेस थी, उसका जो तनाव था, उसका जो दुख था, उसने उस वायलिन के जो सैड नोट्स थे उसके अंदर घोलने की कोशिश करी। ये अपना ध्यान बटाना चाहता था। He tried to dissolve his distress in its sad notes, but could not, परंतु वो ऐसा कर नहीं सका। He was burning on the embers of destructions। ठीक है, वो जो विनाश था उसकी ज्वाला में जल रहा था, ठीक, उसके दुख में जल रहा था। His heart was filled with an ocean of agony and tears। उसका जो हृदय था वो भर चुका था आंसुओं से और दुख से, आंसुओं और दुख के समंदर से उसका हृदय भर चुका था। And just continued streaming uncontrollably out of his eyes, और जो आंसू थे वो उसके आंखों से अनकंट्रोलेबली मतलब बिना कंट्रोल हुए, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसकी आंखों से बहते रहे। नाइट हैड फॉलन, रात आ चुकी थी। ठीक है, नाइट हैड फॉलन, रात आ चुकी थी। हिज डॉटर केम, उसकी बेटी आई, एंड आस्क्ड हिम टू ईट समथिंग, और उससे कुछ खाने को बोला। एज ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फॉर द लास्ट 4 days, क्योंकि उसने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। हिज वॉइस वॉज रिस्ट्रेन्ड
एंड ही सेड आई डोंट फील लाइक ईटिंग। ठीक है, उसकी वॉइस जो है, उसकी आवाज़ दबी हुई थी और उसने कहा कि मेरी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो जैसे आपने देखा, हिज डॉटर केम अप एंड आस्क्ड हिम टू ईट समथिंग एज ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फॉर द लास्ट 4 days। जैसे उसकी बेटी आई और उसने उससे कुछ खाने को कहा, क्योंकि उसने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो आपको याद आ गया कि ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था जहां पर यह था कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। ये देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही है, व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट। आइंस्टीन ने खाना खाने से मना क्यों कर दिया। एज ही फेल्ट हैप्पी, क्योंकि उसको वो खुश था। एज ही फेल्ट वरीड, क्योंकि वो चिंतित था। एज ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि वो अपने आप को दोषी समझ रहा था। एज ही फेल्ट सिक, क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, तो अगर आप ऊपर देखें, इस पैसेज को पढ़ें, तो वो एज ही फेल्ट गिल्टी, वो अपने आप को दोषी समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका वो उसी ने बनाई है और उसका दुरुपयोग हुआ है। ये लिखा है ना, एब्यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर ये गिल्टी क्यों आया, क्योंकि उसने जो फॉर्मूला बनाया था या उसने जो परमाणु बम का आविष्कार किया था, परमाणु ऊर्जा का आविष्कार किया था, उसका एब्यूज हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ। ठीक है, इसलिए वो खाना क्यों नहीं खा रहा था, क्योंकि वो अपने आप को दोषी समझ रहा था या गिल्टी समझ रहा था। ठीक है, तो सिक, बीमार भी नहीं था वो, चिंतित था, बट चिंतित से ज्यादा वो अपने आप को दोषी समझ रहा था। खुश तो हटा ही दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो उस रात को सो नहीं सका। लाइंग डाउन, लेटे लेटे, he was thinking how he had drawn the attention of the then American President Roosevelt towards the destructive powers of an atomic bomb। लेटे लेटे वो ये सोच रहा था कि कैसे उसने अमेरिका के जो उस समय के तत्कालिक प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट, उनका ध्यान इस परमाणु बम की विनाशकारी ताकतों की तरफ खींच लिया। ठीक है, he had thought, उसने सोचा था that this would be used to scare Hitler and put an end to the barbarism that Hitler was up to। उसने उस समय सोचा था, जब वो परमाणु बम का या परमाणु ऊर्जा का आविष्कार कर रहा था, उस समय उसने सोचा था कि इस आविष्कार का प्रयोग हिटलर को, स्केयर हिटलर मतलब हिटलर को डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज होगा। एंड पुट एन एंड टू द बार्बरिज्म दैट हिटलर वाज अप टू। और हिटलर ने जो उस टाइम पे बर्बरता दिखाई थी, बार्बरिज्म दिखाया था, उसको एंड, उसका अंत करने के लिए इस परमाणु ऊर्जा का यूज होगा। हाउएवर, लेकिन रूजवेल्ट केप्ट हिम इन द डार्क, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे अमेरिका के, उन्होंने उसको अंधेरे में रखा। एंड मेड फॉल्स प्रोमिसेस, और उससे झूठे वायदे किए। इवेंचुअली, अंततः, he had abused Einstein's equation of E is equal to mc square। अंततः उन्होंने, किन्होंने, रूजवेल्ट ने, जो प्रेसिडेंट थे उस समय अमेरिका के, उन्होंने आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी E is equal to mc square, उसका दुरुपयोग किया। That resulted in the destructive experiments, जिसका की प्रयोग बाद में विनाशकारी प्रयोगों के रूप में हुआ। His actions had made science and scientists as murderers। ठीक है, उसके जो एक्शन थे, किसके, जो रूजवेल्ट थे, उसके एक्शंस ने, उसकी कार्यों ने विज्ञान को और वैज्ञानिकों को एक हत्यारा के रूप में, हत्यारों के रूप में सिद्ध किया। ठीक है, या बना दिया। आइंस्टीन केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आइंस्टीन था वो बहुत देर तक सोचता रहा। इवेंचुअली, अंततः, ही स्लिप्ड इनटू स्लीप, वो नींद में चला गया। व्हेन ही वोक अप एट डॉन, जब वो सुबह उठा, देयर वाज अ न्यू डॉन इन हिम टू, उसके अंदर भी एक नई सुबह हो चुकी थी। द एटॉमिक थ्रेट हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिज हार्ट, जो परमाणु बम का जो थ्रेट था, डर था, उसने उसके हृदय को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, बदल दिया था। ठीक है, तो ये हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ लिया।
और पैसेज पढ़ने के बाद हमने कोशिश करी जितनी अच्छे तरीके से हम उसकी हिंदी समझ सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं, वो भी समझ लिया। तो हमने पैसेज पढ़ लिया, पैसेज का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम जो बाकी के दो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड आइंस्टीन रिफ्यूज टू ईट, आइंस्टीन ने वो खाना खाने को मना क्यों कर दिया, इसका भी आंसर मिल गया। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए वो भी हमने देख लिया। आपने ये भी देखा ना, ये भी देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है हम लोगों ने सारे। तो हमने जो सेट है यानी अस्त होना है सूर्य का, उसका हमने एक एंटोनिम देख लिया कि अस्त होने का एंटोनिम होता है राइज। चलिए अब जो टाइटल है पैसेज का वो क्या है, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ इन हिरोशिमा, आइंस्टीन एंड हिज वायलिन, एटॉमिक बॉम्ब्स या एटम बॉम्ब्स। तो जो टाइटल है ना उसके लिए आपको पैसेज का कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, पैसेज पहली लाइन से आखिरी लाइन तक किस चीज के बारे में लिखा गया है। आइंस्टीन और वायलिन के बारे में एक लाइन में बात करी गई, डेथ इन हिरोशिमा के बारे में एक बारे में बात करी है, पर्टिकुलर शहर के बारे में, एटम बम के बारे में भी बात हुई है, लेकिन मेन बात किसके बारे में हुई है, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वॉर मतलब लड़ाई और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। ठीक है, जो लड़ाई हुई और उससे जो विनाश हुआ उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे मालूम कर सकते हैं, देखिए आप, मतलब यहाँ पर बॉम्ब वर बर्निंग, मेल्टिंग, बिल्डिंग्स एक्सप्लोड हो रही थी, लोग बम की हीट से डर के नदियों में और झीलों में कूद रहे थे, पानी उबल रहा था, लोग भी उसमें जल रहे थे और मर रहे थे। तो क्या है, विनाश के बारे में बता रहे हैं ना, और जो लड़ाई हुई उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। ठीक, तो जो टाइटल है इसका टाइटल आप रख सकते हैं वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट टाइटल है, जो सही अप्रोप्रिएट मतलब सही टाइटल क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, जो केंद्रीय थीम है वो क्या होगी इस पैसेज की। आइंस्टीन एंड हिज लाइफ, नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी लाइफ के बारे में तो नहीं बताया। एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये सही लग रहा है, जो परमाणु वॉर हुआ वो और उस परमाणु वॉर से क्या क्या उसके रिजल्ट हुए, क्या क्या उसके परिणाम हुए, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। आइंस्टीन एंड हिज लव फॉर म्यूजिक, आइंस्टीन और उसका म्यूजिक के प्रति उसका प्यार या उसका झुकाव, ये भी गलत है। साइंस एंड इट्स बैड साइड, तो अगर आप इन दोनों में तुलना करें तो पूरे के पूरे विज्ञान के बारे में तो बात होनी गई। विज्ञान के अंदर एक जो उसने फॉर्मूला आविष्कार किया था E=mc², उसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो पूरे पूरे विज्ञान के की बड़ाई के बारे में तो बात नहीं हुई। तो इसका सही टाइटल, सेंट्रल थीम क्या है, बात हो रही है इसमें एटॉमिक वॉर की, और उस यानी परमाणु बम से जो लड़ाई हुई जिसमें परमाणु बम का यूज़ किया गया या परमाणु ऊर्जा का यूज़ किया, उसके बारे में बात हो रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हुए, लोगों को क्या क्या कष्ट झेलने पड़े, या आगे उनकी जो जनरेशन है, उनकी पीढ़ियाँ हैं, उनको क्या क्या परिणाम झेलने पड़ेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी, एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो जब आप पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, पैसेज का मतलब अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आप इजीली कर लेंगे। हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 इजीली कर लिया, टाइटल भी हमें समझ में आ गया, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है, ये तो हमने पैसेज पढ़ते पढ़ते ही एकदम इजीली कर लिए थे। ठीक है, तो ये हमने एक पैसेज किया जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में अभी पूछा गया था टीयर 2 में, और एक हमने इसके पहले क्लोज टेस्ट किया, ये क्लोज टेस्ट भी टीयर 2 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से एक क्लोज टेस्ट भी कर लिया और एक
कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इसके और 4 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपने ये क्लोज टेस्ट और पैसेज जो आज सीखा, इससे आपको ये समझने में थोड़ा आसानी हुई होगी कि कैसे आपको भी पैसेज और क्लोज टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी स्पीड थोड़ा स्लो है और धीरे धीरे हम लोग कुछ पैसेज और क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। उस समय तक आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मेरा मेन फोकस इस बात पे है कि आपकी समझ में आए, ना कि ये कि हम कितना सही कर रहे हैं कितना गलत है। मेरा ये मकसद है इस टाइम पर कि आपको मैं पैसेज या क्लोज टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी समझ में आए। ठीक है, एक बार पैसेज समझ में आ गया या क्लोज टेस्ट समझ में आ गया, तो क्लोज टेस्ट में कहीं जहाँ जहाँ फिलिंग ब्लैंक्स है वो भी समझ में आ जाएंगे, अच्छा यहाँ तो ये होना चाहिए। और इसी तरीके से पैसेज के भी जो क्वेश्चंस हैं टाइटल के हैं, सेंट्रल थीम के हैं, जहाँ आपको पूरा पैसेज एक्चुअली समझना पड़ता है, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज हमने जो पैसेज और क्लोज टेस्ट किया, इसकी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आशा है कि जो बाकी भी हम लोगों ने क्लासेस किए हैं वोकेबलरी के, PQRS के और क्लोज टेस्ट के, या जो हम लोग एक 1 मिनट 1 PYQ 1 कॉन्सेप्ट की सीरीज कर रहे हैं, इन सब से आपको फ़ायदा पहुंच रहा होगा, मेरा अनुमान ये है। तो मैं ये वायदा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिले इसको मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।